फ्रांस की सड़कें आजकल आग और धुएं से भरी हुई हैं। हर तरफ आंसू गैस है और लाखों प्रदर्शनकारियों का गुस्सा। सरकार के बस एक फैसले ने आप देखिए पूरे देश को एक ऐसे संकट में डाल दिया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर फ्रांस में हो क्या रहा है। और सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यही है, आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हो गया कि राजनीति के दो बिल्कुल अलग अलग किनारे, लेफ्ट और राइट, एक साथ आ गए हैं, सरकार के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देखिए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और यही चीज हमारे आज के विश्लेषण को सबसे खास बनाती है। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां एक कैंपेन चल रहा है, ब्लॉक एवरीथिंग, मतलब सब कुछ ठप कर दो। और इसने सच में देश को एक तरह से पंगु बना दिया है। आप सोचिए, बसों में आग लगाई जा रही है, ट्रेनें जहां की तहां पटरियों पर खड़ी हैं और आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। और ये प्रदर्शन कितने बड़े हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि सरकारी आंकड़े खुद कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। लेकिन जो मजदूर संघ हैं, जो यूनियनें हैं, उनका दावा है कि असली संख्या इससे कहीं ज्यादा है, करीब करीब 2.5 लाख। मतलब सरकारी गिनती और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फासला है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या थी वो एक बात जिसने पूरे देश में आग लगा दी? वजह है सरकार का एक फैसला, एक ऐसा फैसला जिसे 44 अरब यूरो के एक बहुत बड़े वित्तीय झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार इन 44 अरब यूरो की कटौतियों को एक फैंसी नाम दे रही है, मितव्ययिता उपाय, यानी ऑस्टेरिटी मेजर्स। लेकिन इसका सीधा असर पड़ रहा है आम नागरिक पर। उनकी सोशल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, सैलरी और यहाँ तक कि पेंशन, सब पर कैंची चल रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा पर सीधा हमला है। सरकार के इस पॉलिसी का विरोध कितना गहरा है, ये बात एक प्रदर्शनकारी के इस बयान में साफ झलकती है। लोगों को लग रहा है कि ये बजट उनके लिए बना ही नहीं है और इससे कहीं बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। ये दिखाता है कि सरकार और जनता के बीच की खाई कितनी चौड़ी हो चुकी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये सारा गुस्सा सिर्फ एक पॉलिसी के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। असल में ये तो वो चिंगारी है जिसने सालों से सुलग रहे असंतोष को एक बहुत बड़ी आग में बदल दिया है। और यहीं पर यह पूरा मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ है लेफ्ट विंग की यूनियनें जो सैलरी कट्स और सोशल स्पेंडिंग में कमी के खिलाफ लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ धुर दक्षिणपंथी नेता जो राष्ट्रपति मैक्रोन की नीतियों को इलीटिस्ट यानी अमीरों की पॉलिसी बताकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो समझिए, 2 पुराने दुश्मन एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक हो गए हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हमें फ्रांस के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जड़ तक जाना होगा। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने अपने नागरिकों से एक तरह का वादा किया था कि सबको अच्छी सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और बेहतरीन पब्लिक सर्विसेज मिलेंगी। आज लोगों को लग रहा है कि सरकार की ये कटौतियां उस दशकों पुराने पवित्र वादे के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हालांकि एक बात सच है कि फ्रांस के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध करना कोई नई बात नहीं है। ये तो उनकी पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा रहा है। चाहे पेंशन सुधार का मुद्दा हो, फ्यूल टैक्स का या लेबर कानूनों का, फ्रांस ने पहले भी ऐसे बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं। ये जो अभी हो रहा है, ये उसी येलो वेस्ट मूवमेंट की याद दिलाता है, जब वर्किंग क्लास का गुस्सा बिल्कुल इसी तरह सड़कों पर उतरा था। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बड़ा करते हैं। उन बाहरी दबावों को देखते हैं जो फ्रांस की सरकार के फैसलों को शिकल दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक घरेलू मुद्दा नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी है। ये स्लाइड फ्रांस की सबसे बड़ी आर्थिक मजबूरी को साफ साफ दिखाती है। देखिए, यूरोपियन यूनियन का एक बहुत सख्त नियम है कि किसी भी मेंबर देश का बजट घाटा उसकी जीडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रांस इस लिमिट को तोड़कर लगभग 2 गुने यानी 5.5% पर पहुंच गया है। और यही यूरोपियन यूनियन का दबाव सरकार को इस सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। और हालात कितने बिगड़ चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस एक लाइन से लगा सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक देश अपनी आने वाली पीढ़ी की पढ़ाई पर जितना पैसा खर्च करता है, उससे ज्यादा पैसा उसे सिर्फ अपने पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में देना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही खतरनाक आर्थिक चक्रव्यूह है। तो यही आकर सरकार की मजबूरियां और जनता के डर दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ सरकार है जिसे यूरोपियन यूनियन के नियम भी मानने हैं और देश को कर्ज के संकट से भी बचाना है। तो दूसरी तरफ है जनता, जिसे डर है कि इस सब की कीमत उनसे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड और सोशल सिक्योरिटी से वसूली जाएगी। ये एक जीरो सम गेम बनता जा रहा है।
तो अब फ्रांस के इन गलियों से निकलकर इस पूरे मामले को भारत के नजरिए से देखते हैं। गवर्नेंस, इकोनॉमिक पॉलिसी और पब्लिक सेंटिमेंट के बीच संतुलन का ये जो मामला है ना, ये भारत की पब्लिक पॉलिसी को समझने वालों के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। सच कहूं तो फ्रांस की ये जो दुविधा है, ये हमें भारत में हर साल होने वाली बजट की बहसों की याद दिलाती है। भारत में भी तो यही होता है। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने और वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा देने के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती है। तो ये चुनौती सिर्फ फ्रांस की नहीं, ये यूनिवर्सल है। देखिए, इस पूरे संकट को हम शासन के तनाव के एक 4 स्टेप वाले साइकिल के तौर पर समझ सकते हैं। स्टेप 1, सरकारें बड़े बड़े सामाजिक वादे करती हैं। स्टेप 2, फिर आर्थिक दबाव की वजह से उन वादों को तोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। स्टेप 3, जनता इसे एक विश्वासघात के तौर पर देखती है। और स्टेप 4, इसका नतीजा होता है राजनीतिक अस्थिरता, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आखिरी में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया के हर लोकतंत्र के लिए बहुत मायने रखता है कि एक मॉडर्न देश इकोनॉमिक डिसिप्लिन की मजबूरियों और अपने लोगों से किए गए सामाजिक वादों के बीच आखिर बैलेंस कैसे बनाए। यही आज के दौर में शासन की सबसे बड़ी पहेली है।